हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो पाठक क्लासेस में आप लोग का सबका स्वागत है। चलिए, मैं प्रेम कुमार फिर से आप लोगों के सामने खड़ा हूं सेंटेंस पार्ट 2 को लेकर के, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने सेंटेंस पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ाया था। जो भी बच्चे सेंटेंस पार्ट 1 को नहीं पढ़े हैं, प्लीज जाके देखिए सेंटेंस पार्ट 1 को, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से चीजों के बारे में पता चल पाएगा कि ये होता क्या चीज है ना। और याद रखिएगा, बहुत ही छोटा सा चीज है सेंटेंस, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में सेंटेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसके चलते इसको आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा। बोलो, क्लियर है यहाँ तक, है ना। याद रखिएगा, जब हम लोग बातें करते हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट चैप्टर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बेसिक्स को हमें जानना होता है, जिसके चलते मैंने सेंटेंस से स्टार्ट किया है आप लोग का, है ना। फिर हम लोग धीरे धीरे चैप्टर्स को लेकर के आएंगे, जो भी चैप्टर्स हैं, जिस चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, वर्ड्स है हमारा, फिर हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए पैसेजेस होते हैं, हमारे सामने क्लोज टेस्ट होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पढ़ेंगे, बोलिए क्या, सेंटेंस पार्ट 2। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड को देखिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एक असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था, और दूसरा मैंने बताया था आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। मैंने आपको एक बात और बोला था कि असर्टिव सेंटेंस अपने आप में दो होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव। याद है, दोनों का मैंने आपको रूल भी बताया था। क्लियर है यहाँ तक, क्या क्या रूल होते हैं? फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज पहले सेंटेंस पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से कंटेंट के बारे में पता चल पाएगा। एक हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव है और दूसरा हमारा होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, एक होता है कंडीशनल इंटेरोगेटिव। जब इसी सिंपल इंटेरोगेटिव में हम लोग नॉट जोड़ते हैं, तो ये हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है। जब हम लोग कंडीशनल इंटेरोगेटिव में नॉट जोड़ते हैं, तो ये हमारा कंडीशनल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का काम करने लगता है। बोलिए, क्लियर है? तो इसके रूल्स मैंने लिखवा दिया है, आप लोग जाके देखिए, ध्यान दीजिएगा। कुछ और बात चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक हमारे सामने सेंटेंस होता है 3rd नंबर में, मैं बात कर रहा हूं। एक हमारे सामने और सेंटेंस होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। बोर्ड को देखेंगे, समझेंगे पहले। एक हमारे सामने और सेंटेंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कुछ बातों को क्लियर करेंगे। देखिए, ये जैसे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग टेंस में क्लियर करेंगे। बोलो, क्लियर है ना, क्योंकि अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है इंपरेटिव को। हम लोग इंपरेटिव को देखेंगे, बोलिए कहां पर, टेंस में। और याद रखिएगा, यहां पर हमारे सामने जो ऑप्टेटिव है और ये एक्सक्लेमेटरी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नरेशन। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। इसका यूज होने वाला है, बोलिए कहां पर, टेंस में, है ना। हमारे वॉइस में होंगे, तो टेंस जब पढ़ेंगे तो यहां पर काम आएगा, वॉइस में काम आएगा। बोलिए, क्लियर है यहां तक, याद रखिएगा। और ये दोनों का जिक्र होने वाला है, बोलिए कहां पर, नरेशन में। तो हम लोग नरेशन में इसके बारे में जानेंगे। कुछ और बातों को आज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब कोई बोर्ड को देख करके चीजों को समझिएगा। एक बात हमेशा माइंड पे आप लोग सेट कीजिए, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, होता क्या है, चीजों को समझिए, पहले अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बातें करते हैं बाबू डू के बारे में, बोलिए किसके बारे में, डू के बारे में। जब हम लोग बातें करते हैं डज के बारे में, और जब हम लोग बातें करते हैं डीड के बारे में, ये 3 वर्ड्स है हमारे सामने, एक डू है और एक डज है, और तीसरा बोलिए हमारे सामने कौन है, डीड है। जब बातें हम लोग करते हैं डू डज डीड के बारे में, तो दिमाग में एक बात को सबसे पहले याद रखिएगा कि डू डज डीड के पास अपने आप में, मतलब डू डज डीड अपने आप में 3 तरीके से यूज हो सकते हैं। सबसे पहला बात, डू डज डीड अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, यह हम लोग को पता है। डू डज डीड बोलिए क्या काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का। दूसरा बात याद रखिएगा कि डू डज डीड काम करता है मेन वर्ब का। डू डज डीड काम करता है, बोलिए किसका, मेन वर्ब का, है ना। और एक बात याद रखिएगा, डू डज डीड काम करता है इम्फेटिक का। बोलेंगे सर ये इम्फेटिक क्या होता है? तो बाबू इम्फेटिक का मतलब होता है दबाव डालना।
है ना। दबाव डालना मतलब क्या है कि इस टाइप से दबाव डालना नहीं, मतलब श्योरिटी को बताना, एक जोर लगाना, मतलब श्योरिटी को बताना कि हम जो काम को किए हैं उस काम के बारे में हम श्योर हैं। वही श्योरिटी बताने का काम करता है, बोलिए कौन? एम्फेटिक। बोलो क्लियर है यहां पर। अब कुछ बातों को समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि डू डज डिड जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है ना, डू डज डिड जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो यहां पर एक बात को याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा दें। डू डज डिड जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो यहां पर एक बात को याद रखिएगा कि डू डज डिड मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस कहने का मतलब है कि यहां पर डू डज डिड का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जब ये काम करेगा, बोलिए किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। दूसरा, मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि डू डज डिड जब एम्फेटिक का काम करता है तो इसका मीनिंग निकलता है, या तो जरूर मीनिंग निकलता है, या तो मीनिंग निकलता है अवश्य, या फिर मीनिंग निकलता है ही तो। अब बोलेंगे सर ये ही तो जैसे हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं कि मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता हूं, एक नॉर्मल सेंटेंस है, और मैं पढ़ता ही तो हूं, ये हमारा एम्फेटिक हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग जोर डाले, थोड़ा दबाव डाले, हम अपने बारे में श्योरिटी को बताएं कि मैं पढ़ता ही तो हूं, यानी कि मैं पढ़ता हूं। क्लियर है यहां पर? तो वही हमारा ही तो भी मीनिंग निकल सकता है, बोलिए किसका? डू डज डिड का। मेन वर्ब का जब डू डज डिड काम करता है तो इसका मीनिंग निकलता है करना। बोलिए क्या मीनिंग निकलता है? करना। ठीक है, चलिए कुछ बातें करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को सब देखिएगा, चीजों को एकदम क्लियर कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला बात याद रखिएगा, अगर मैं एक हिंदी में एक सेंटेंस को मैं अगर लिखता हूं, मैं अगर हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं पढ़ता हूं, मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा मैं पढ़ता हूं, इसका इंग्लिश आप लोगों को सबको ही पता होगा, आई रीड बोल सकते हैं, आई स्टडी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं आई स्टडी ही बोलता हूं। मैंने बोला आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी हो गया, है ना। अब एक बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस सेंटेंस में आई अपने आप में सब्जेक्ट है, स्टडी अपने आप में वर्ब वन है, बोलिए है ना, वर्ब वन है, तो यहां पर ये अभी मेन वर्ब का भी काम करेगा। देखिए मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या होता है, ये सब सारी चीजों के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बातें किया है ना। आप प्लीज पिछला वीडियो में जाइए, देखिए, चीजों को समझिए, मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। क्योंकि मैं अगर सिर्फ सेंटेंस ऊपर में लिख करके बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं, सेंटेंस में आने वाले सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस भी किया है पिछला वीडियो में, और पिछला वीडियो में डिस्कस करने के बाद आज हम लोग दूसरे वीडियो में आए हैं। क्लियर है यहां तक? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सारी चीज मैं बताया हूं पिछला वीडियो में, जाके प्लीज देखिए, इसको क्लियर करेंगे। इसी सेंटेंस को अगर हमको बनाना है नेगेटिव, जैसे मैं अगर बोलना चाहता हूं कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैंने बोला कि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसका इंग्लिश देखिए क्या बनेगा, आई डू नॉट स्टडी। बोलिए मैंने क्या बोला, आई डू नॉट स्टडी। माइंड पे एक सवाल आता होगा कि सर यहां पर अचानक डू कैसे आ गया। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइंड पे एक बात को हमेशा सेट कर लीजिएगा कि मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक सेंटेंस है ना, कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है और स्टडी यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो दिमाग में एक बात को सेट कर लीजिएगा कि जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ रहता है ना, जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ रहता है ना, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हम लोग यूज करते हैं, बोलिए किसका, नॉट का। क्लियर है? और नॉट को अपने से पहले हर हाल में जरूरत पड़ता है, बोलिए किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का। चलिए फिर से मैं बता दूं, सेंटेंस अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में यूज करते हैं नॉट का, और नॉट के पहले हर हाल में बोलिए कौन आना चाहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है नहीं, तो याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ रहता है वहां हम लोग डू डज डिड को याद करते हैं, मतलब हम लोग बुलाते हैं, बोलिए किसको, डू डज डिड को। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ पर इसमें भी
एक बात को समझिए, डू का यूज हम लोग तब करेंगे जब पहला वर्ब बोलिए क्या हो, वर्ब 1 हो। डस का यूज हम लोग तब करेंगे जब पहला वर्ब हमारा वर्ब 5 हो, और डिड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा पहला वर्ब बोलिए क्या है, वर्ब 2 है। तो बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है आई स्टडी, तो अगर हम इस स्टडी के बारे में बातें करेंगे तो स्टडी बोलिए यहाँ पर वर्ब 1 है कि नहीं है। जब वर्ब 1 है और प्लस यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कोई नहीं दिया हुआ है तो हम लोग तो डू डस डिड के पास जाएंगे, और डू डस डिड से बोलिए किसको लेके आएंगे, डू को, क्योंकि वर्ब 1 है, वर्ब 1 के लिए डू आएगा। बोलिए क्लियर है, क्योंकि नॉट को हर हाल में अपने से पहले चाहिए बोलिए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब जब नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग डू डस डिड को ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस में ये जो डू है बोलिए ये क्या काम किया, ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया। ठीक है, यहां पर अब जब यहां पर हमारा डू जब यहां पर काम किया ऑक्सिलरी वर्ब का, तो एक बात को सबसे पहले समझिए, जब डू यहां पर काम किया ऑक्सिलरी वर्ब का तो बताइए यहां पर स्टडी हमारा यहां पर मेन वर्ब हुआ है ना, मेन वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोला था, आप थोड़ा याद कीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में एक बात आपको बोला था कि हमारे सामने अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब भी तब आना चाहता है ना जब इसके बाद कोई मेन वर्ब हो। लेकिन ऐसा जरूरी ये नहीं है कि मेन वर्ब को हर हाल में अपने से पहले ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को हर हाल में अपने बाद बोलिए क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर कोई सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है और अगर कोई मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करके ये खुद बोलिए क्या काम करने लगता है, मेन वर्ब का काम करने लगता है। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आए। चलिए थोड़ा ध्यान देंगे, बोर्ड को देखेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे। तो बताइए यहाँ पर डू ने बोलो क्या काम किया, ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया। तो जब यहाँ पर डू ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है तो डू का यहाँ पर कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मैंने बोला कि डू डस डिड जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो डू डस डिड का कोई मीनिंग निकलता नहीं है, ये मीनिंगलेस होता है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा, चीजों को समझिएगा। अच्छा, अगर मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखूं, मैं अगर बोलता हूं कि मैं यह काम, मैंने बोला मैं यह काम करता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा मैं यह काम करता हूं। अगर हम लोग इसको इंग्लिश बनाएंगे है ना, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को बोलना पड़ेगा मैं यह काम करता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा आई डू दिस वर्क। बोलो मैंने क्या बोला, आई डू दिस वर्क। अब यहां पर आपको ये डू के बारे में सोचना है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, पहले बताइए तो, ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम डू को अगर देखेंगे तो बताइए तो डू के बाद और कोई मेन वर्ब है, नहीं है। तो जब यहाँ पर डू के बाद और कोई वर्ब दिया ही हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डू अपने आप में ही मेन वर्ब का काम किया। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आ रहा है। फिर से थोड़ा सा ऊपर में जाएंगे, थोड़ा समझेंगे। बोलिए यहाँ पर डू है ना, बोलिए डू के बाद एक एक्शन वाला वर्ब यानी कि एक काम करने या होने वाला वर्ब जब यहाँ पर दिया हुआ है तो ये यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। क्लियर है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ये वर्ब के बाद जब एक और वर्ब दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो ये मेन वर्ब हुआ और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब का तो आ नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी मान लीजिए दिया हुआ है और इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है तो ये यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करके बोलिए क्या काम करता है, मेन वर्ब का। तो उसी तरह ये वर्ब के बाद जब कोई और वर्ब नहीं दिया हुआ है तो डू यहाँ पर बोलिए खुद क्या काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। और जब यहाँ पर डू काम करेगा मेन वर्ब का तो यहाँ पर डू का मीनिंग निकलेगा, बोलिए क्या, करना। तो यहाँ पर ये जो करना है शब्द है, जैसे लिखा हुआ है कि मैं यह काम करता हूं यानी कि काम करने का सेंस आ रहा है, तो ये करना का इंग्लिश बोलिए यहाँ पर डू मैंने लिखा। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आए, क्लियर है यहाँ पर। फिर से एक मैं बात बताता हूं, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसी सेंटेंस को अगर हम लोग नीचे में ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को चलिए हम लोग नेगेटिव बनाते हैं ना। मैं अगर बोलता हूं कि मैं यह काम, मैंने बोला मैं यह काम नहीं करता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा मैं यह काम नहीं करता हूं। क्लियर है यहां पर। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे ना, एसएससी का एग्जाम देंगे, बैंकिंग का एग्जाम देंगे या फिर कोई भी आप एग्जाम को दीजिएगा तो यहां पर हिंदी का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हमारा बेसिक्स क्लास चल रहा है तो हमें चीजों के बारे में समझना है अच्छी तरीके से, जिसके चलते मैं थोड़ा सा हिंदी को लेकर के आपको बता रहा हूँ। वरना ये हिंदी से हमें हमारे एग्जामिनेशन का कोई लेना देना नहीं होता है ना। और अगर हिंदी को सोच सोच के अगर हम लोग इंग्लिश को वहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी होगा
सही तरीके से चीज़ें बन भी नहीं पाएगा हमारा, है ना, और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हिंदी से मतलब नहीं है, लेकिन अभी हमारा बेसिक्स वाले क्लास में थोड़ा सा हिंदी का जरूरत हो रहा है, क्योंकि हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाना है आप लोगों को। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं कि मैं यह काम नहीं करता हूं, बाबू ध्यान दीजिएगा, मैं यह काम नहीं करता हूं, बताइए फिर से, इस सेंटेंस में एक वर्ड आया नहीं। नहीं का इंग्लिश बोलिए क्या होता है? नॉट। नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नॉट होता है। बोलो क्लियर है? तो जब मैंने बोला कि नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, और नॉट को हर हाल में आपने से पहले बोलिए क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। बोलिए चाहिए ना? जब नॉट को हर हाल में आपने से पहले चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो बताइए ये सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है? क्योंकि इसी सेंटेंस का मैं नेगेटिव कर रहा हूं ना, तो पहले यहां पर देखेंगे ना कि यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं है। तो फिर से हमें यहां पर यह चीज नजर आया कि यहां पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो बताइए फिर से, अगर कोई सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग यूज किसका करते हैं? डू डज डिड का यूज करते हैं। हम लोग यूज बोलो किसका करेंगे? डू डज डिड का यूज करेंगे। बोलिए बात पहले समझ में आया? तो बताइए डू डज डिड का जब यूज करेंगे तो डू तब आएगा जब वर्ब 1 रहेगा, डज वर्ब 5 रहेगा, डिड वर्ब 2 रहेगा। तो डू के बारे में यहां पर बात करेंगे तो डू तो वर्ब 1 है, और जब ये डू वर्ब 1 है तो बोलो फिर से एक बार डू आएगा ना। तो हम लोग अगर यहां पर लिखेंगे कि आई डू नॉट, बोलो क्या लिखेंगे? आई डू नॉट हम लोग लिखेंगे। बाबू ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्ब 1 है इसलिए फिर से डू आएगा। अब बताइए नॉट के जो पहले डू आया तो ये डू यहां पर बोलिए क्या काम किया? ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया। और जब यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया तो इस डू से हमको, सॉरी, जब ये डू यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया तो यहां पर ये डू का कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है। बोलिए क्लियर है यहां पर? तो मैंने बोला आई डू नॉट। अब बताइए, अब जब यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब आया तो ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब का कभी आता नहीं है, तो ये मेन वर्ब को तो यहां लिखना पड़ेगा, डू लिखना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने यहां पर नॉट के पहले डू डाला था तो ये मेन वर्ब बोलिए यहां पर नॉट के बाद आया था ना, तो उसी तरह यहां पर नॉट के बाद ये डू आया, और ये डू बोलो यहां पर क्या काम किया? मेन वर्ब का काम किया। क्लियर है? यहां पर आगे में दिस वर्ब लिखा हुआ है, चलिए मैं दिस वर्ब को यहां पर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, है ना। तो सेंटेंस हमारा बना आई डू नॉट डू दिस वर्क, आई डू नॉट डू दिस वर्क। ये डू और नॉट को आप जोड़ भी सकते हैं, है ना, डोंट बोल सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं आई डोंट डू दिस वर्क। क्लियर है? जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलिए मैं डू डज डिड के बारे में बातें कर रहा हूं। डू डज डिड अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, अपने आप में मेन वर्ब का काम करता है। मैं आपको ये दो यूज अभी दिखवाया। अब बोलिए बारी किसका है? एम्फेटिक का। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस को थोड़ा सा गौर से देखिए। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि मैं यह काम करता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यह काम करता हूं। चलिए इसके नीचे में मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। मैं अगर बोलता हूं कि मैं यह काम करता ही तो हूं। मैंने बोला कि मैं यह काम करता ही तो हूं। अब यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा, समझिए। मैंने बोला कि मैं यह काम करता ही तो हूं, मैं यह काम करता ही तो हूं। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए। अच्छा, अगर हम यहां पर ही तो को हटा दें तो बोलिए तो ये दो सेंटेंस तो हमारा सेम हो जाएगा, मैं यह काम करता हूं। बोलिए क्लियर है? एक बात मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है ना कि जब भी कोई सेंटेंस में डू, डज या फिर बोलिए क्या आता है डिड, और डू डज डिड के जस्ट बाद अगर कोई वर्बन आता है, डू डज डिड के जस्ट बाद अगर कोई वर्बन आता है तो ये जो वर्बन है ये यहां पर मेन वर्ब का काम करता है। बोलिए क्या काम करता है? मेन वर्ब का। फिर से बोलेंगे, डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद जस्ट अगर वर्बन आता है, नॉट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद नॉट नहीं है ना, याद रखिएगा। देखिए यहां पर क्या था, ये डू के बाद पहले नॉट आया, उसके बाद वर्बन आया, तो ये वाला ये डू नहीं है, नॉट के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बोला कि डू डज डिड के जस्ट बाद अगर बोलिए क्या आएगा? वर्बन, तो ये वर्बन बोलिए यहां पर क्या काम करेगा? मेन वर्ब का। तो अगर ये वर्बन यहां पर मेन वर्ब का काम करेगा तो यहां पर ये डू डज डिड काम करता है, बोलिए किसका? एम्फेटिक का। बोलिए क्या काम करेगा? एम्फेटिक का। और जब यहां पर ये डू डज डिड एम्फेटिक का काम करेगा तो यहां पर डू डज डिड का मीनिंग या तो जरूर निकलेगा, या तो अवश्य निकलेगा, है ना, मैंने अभी बताया, या फिर निकलेगा ही तो। बोलो क्लियर है यहां तक? ध्यान दीजिएगा बात को। तो एक बात बताइए, इस सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आई डू दिस वर्क।
समझिए थोड़ा सा इसको, आप देखिए मैंने बोला आई डू दिस वर्क, थोड़ा सा चीजों को क्लियर कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसी सेंटेंस को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर मैं यहां पर बोलता हूं, बाबू ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मैं पढ़ता ही तो हूं, ये वाला सेंटेंस है ना, मैं पढ़ता हूं, उसी को मैंने यहां पर बना दिया, बोलिए क्या, मैं पढ़ता ही तो हूं। आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, इस सेंटेंस का इंग्लिश पहले देखिए, मैंने बोला आई डू स्टडी, अब बताइए यहां पर डू आया, डू के बाद बोलिए स्टडी वर्ब है, तो ये यहां पर बोलिए क्या काम किया, मेन वर्ब का, यहां पर स्टडी काम कर रहा है मेन वर्ब का। अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है स्टडी, तो बोलिए यहां पर डू ने बोलिए क्या काम किया, एम्फेटिक का, और ये एम्फेटिक होने से ही इसका मीनिंग निकल रहा है, बोलिए क्या, ही तो। बोलिए बात समझ में आया। तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा आप गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे सामने एक बार डू आया और यहां पर भी बोलिए क्या है, डू है। तो बताइए ये डू जो है, ये डू के बाद बोलिए फिर से एक बार डू आया, तो ये डू तो यहां पर वर्बन का काम किया। जब डू के बाद जब यहां पर वर्बन का काम किया, तो बोलिए ये यहां पर मेन वर्ब का काम किया कि नहीं किया। अगर ये यहां पर मेन वर्ब का काम किया, तो यहां पर ये डू बोलो क्या काम किया, एम्फेटिक का काम किया। यानी कि ये डू मेन वर्ब है, इसलिए ये डू का मीनिंग निकल रहा है यहां पर करना, और ये डू यहां पर एम्फेटिक है, इसलिए इसका मीनिंग निकल रहा है, बोलिए क्या, ही तो। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर मैंने बोला आई डू दिस वर्क, क्लियर है यहां पर। तो फर्स्ट में जो यहां पर डू आया है ये एम्फेटिक है, क्यों एम्फेटिक है, क्योंकि इसके बाद वर्बन दिया हुआ है। जब डू डज डिड के बाद वर्बन हो, तो वर्बन के पहले आने वाले डू डज डिड एम्फेटिक का काम करता है। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। मैं देखिए आपके सामने अभी तीन डू के बारे में बताया, पहला डू ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा डू मेन वर्ब, उसके बाद में अभी एम्फेटिक में आया हूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि डू डज डिड के पास तीन क्वालिटीज होती है, यानी कि डू डज डिड तीन तरीके से काम कर सकता है। डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर सकता है, डू डज डिड मेन वर्ब का भी काम करता है, साथ ही साथ ये अपने आप में एम्फेटिक का भी काम कर सकता है। बोलिए बात मेरा समझ में आया है ना। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा सुनिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को पहले क्लियर कीजिएगा। मैंने बोला ये एम्फेटिक है, मैंने बोला ये मेन वर्ब है, बात को समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम लोग इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, अगर हम लोग इस सेंटेंस को बोलिए क्या बना देते हैं, नेगेटिव अगर बना देते हैं, तो देखिए पता है कंडीशन हमारा क्या बैठेगा यहां पर, देखिए क्या बनता है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में बोलिए जरूरत किसका पड़ता है, नॉट का। नेगेटिव में बोलिए जरूरत किसका पड़ता है, नॉट का, बोलो क्लियर है ना। और नॉट कभी भी बिना ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं आता है, यानी कि नॉट को हर हाल में एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो सेंटेंस में देखते हैं पहले ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, इसी के साथ आएगा। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, डू एम्फेटिक है, यहां पर डू मेन वर्ब है, दिस वर्ब। अरे यहां पर तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया ही नहीं है। फिर से याद कीजिए, मैंने बोला था कि जिस सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ रहता है, वहां हम लोग याद करते हैं, बोलिए किसको, डू डज डिड को याद करते हैं। याद आया, डू डज डिड। और अगर वर्बन है तो वर्बन वाले में बोलिए फिर से डू आएगा। तो बताइए यहां पर डू तो वर्बन ही है, तो भाई जब वर्बन है तो वर्बन के लिए फिर से एक बार डू आएगा ना, ऑक्सिलरी वर्ब बन के। तो बताइए यहां पर मैं लिखूंगा आई, फिर मैं लिखूंगा डू नॉट। सिर्फ नॉट तो लिख नहीं सकते हैं, नॉट को अपने से पहले ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, और यहां जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था तो हम लोगों ने फिर से एक बार डू को ही मंगवाया ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो बताइए यहां पर नॉट के पहले जो यहां पर डू आया, ये तो भाई ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पर एक बार डू है तो ये डू को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एम्फेटिक है, यहां पर ये डू है इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यहां पर मेन वर्ब है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस वर्क मैंने लिखा। तो आप थोड़ा देख सकते हैं ये सेंटेंस में हुआ क्या। इस सेंटेंस में हमें यहां पर तीन बार डू नजर आया, लेकिन तीनों डू सेम नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। जो पहला हमारा डू है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा हमारा डू एम्फेटिक है, और तीसरा हमारा डू बोलो क्या है, मेन वर्ब है। ये नॉट के पहले वाला डू हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और याद रखिएगा अगर डू डज डिड के बाद कोई वर्बन दिया हुआ रहे तो ये वर्बन मेन वर्ब बन जाता है, और मेन वर्ब के पहले आने वाला डू हमेशा बोलो एम्फेटिक होता है, इसलिए एम्फेटिक हुआ। बोलिए बात समझ में आया। तो ये डू का मीनिंग निकलेगा ही, तो ये डू का मीनिंग निकलेगा करना, और ये डू का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। बोलो क्यों, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। जब डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो डू डज डिड का कोई मीनिंग निकलता नहीं है ना। इंटरेस्टिंग वाली चीज। चलिए इसको नोट करेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग कुछ और बातें को ध्यान में रखते हैं।
क्लियर है सबका? चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। तो नोट कर लिए आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जाना था, याद है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोगों ने यह पाया, जब हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब को देखा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें किया था, बोलो किसके बारे में? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, है ना? तो ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है हमारा मॉडल वर्ब। इस मॉडल वर्ब को आप मॉडल ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर से मैं बता दूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, और मॉडल मैंने बताया था टोटल, बोलिए कितना होता है? 13। चलिए इसी 13 मॉडल वर्ब को आप यहां पर देखिए। मैं यहां पर लिखा हूं मॉडल वर्ब, है ना? तो बोलिए तो टोटल मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। याद रखिएगा 13 में से जो आपको यहां पर जो 11 नजर आ रहा है, देखिए कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये जो 11 हमारे सामने नजर आया मॉडल वर्ब, याद रखिएगा ये 11 मॉडल वर्ब को हमेशा अपने बाद वर्ब 1 का जरूरत होता है। बोलिए किसका जरूरत होता है? वर्ब 1 का। फिर से बोलेंगे 11 मॉडल वर्ब को हमेशा अपने बाद, बोलिए क्या चाहिए? वर्ब 1 चाहिए। हमेशा अपने बाद वर्ब 1 चाहिए, मतलब वर्ब 1 ही चाहिए, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा यूज्ड और ऑट दो ऐसे मॉडल वर्ब होते हैं जिसे अपने बाद 2 प्लस वर्ब 1 चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? 2 प्लस वर्ब 1। इसको याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, है ना? चलो फिर से बात करेंगे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो मॉडल वर्ब टोटल होते हैं 13 मॉडल वर्ब में जो 11 मॉडल वर्ब है इसे अपने बाद वर्ब 1 चाहिए, और ये दो मॉडल वर्ब को बोलिए अपने बाद क्या चाहिए? 2 प्लस वर्ब 1। क्लियर है यहां तक? लेकिन देखेंगे आप लोग के माइंड पे एक सवाल आता होगा कि सर हम लोग जब नीड को जब देखते हैं तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी तो देखे हैं, आई नीड टू गो, देखे हैं ना? आई नीड टू गो। तो सर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नीड को भी अपने बाद तो 2 प्लस वर्ब 1 चाहिए ही, यानी कि कभी कभी नीड भी तो अपने बाद 2 प्लस वर्ब 1 लेता ही है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, नीड के बारे में, और बोलिए किसके बारे में? डेयर के बारे में, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपको फंसाएगा एग्जाम में ये 2 पॉइंट आपको फंसाता है। बोलिए क्लियर है यहां पर? कौन कौन? नीड और डेयर। ध्यान देंगे, थोड़ा सा बोर्ड को देखेंगे, चीजों को समझेंगे अच्छे से। क्लियर है यहां तक? चलिए सबसे पहले तो जब हम लोग बातें करते हैं नीड और डेयर के बारे में, तो याद रखिएगा कि नीड और डेयर अपने आप में मॉडल वर्ब का भी काम करता है, और नीड और डेयर मेन वर्ब का भी काम करता है। नीड और डेयर अपने आप में मॉडल वर्ब का भी काम करता है, और नीड और डेयर अपने आप में क्या काम करता है? मेन वर्ब का भी काम करता है, जिसके चलते नीड और डेयर को हम लोग सेमी मॉडल्स के नाम से जानते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना? जिसके चलते हम लोग नीड और डेयर को सेमी मॉडल्स के भी नाम से जानते हैं। मार्जिनल भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है? सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स। क्लियर करेंगे? तो नीड और डेयर के पास मॉडल वर्ब का भी क्वालिटी होता है, और साथ ही साथ उसके पास क्वालिटीज होती है, बोलिए किसकी? मेन वर्ब का। क्लियर है यहां तक? तो चलिए हम लोग यहां पर चीजों को समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात कि नीड और डेयर अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा, नीड और डेयर अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा, तो एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि नीड और डेयर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। यानी कि अगर नीड और डेयर अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अगर नीड और डेयर का यूज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हुआ है, तो समझ लीजिए यहां पर कि नीड और डेयर मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि नीड और डेयर जब मॉडल वर्ब का काम करता है तो इसका यूज अफर्मेटिव में होता नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं। नीड और डेयर का यूज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो वो हर हाल में मेन वर्ब का ही काम करेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से बात को बताऊं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नीड और डेयर का यूज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो वो मेन वर्ब होगा, वो मॉडल वर्ब कभी हो नहीं सकता है। क्लियर है? लेकिन दूसरा बात याद रखिएगा कि नीड और डेयर का यूज
नीड और डेयर का यूज अगर नेगेटिव सेंटेंस में होगा या इंटेरोगेटिव में होगा, यानी कि या तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर नीड और डेयर का यूज होगा तो वो मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। यानी कि हमें मेन चीज यहां समझना है कि जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर आता है तो ये कब मेन वर्ब होता है और ये कब मॉडल वर्ब होता है। इसी को हम लोग को पहचानना है, क्योंकि इसको अगर हम लोग पहचान गए तो हमारा क्वेश्चन ठीक ठाक से रेडी हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना, यानी कि हम लोग क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। है ना, चलिए देख लीजिए एक बार, यहां पर थोड़ा सा क्लियर करेंगे। एक एग्जांपल देखिए यहां पर। अच्छा, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि आई नीड अ पेन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं आई नीड अ पेन, थोड़ा सा बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा, क्लियर करेंगे। अच्छा बताइए, इस सेंटेंस में नीड आया ना, तो नीड आने से पहले सेंटेंस को आप चेक कीजिएगा, बोलिए अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, मैंने बताया है सेंटेंस, है ना, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब हमें ये चीज पता चल गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अब हमें तो पता चल ही गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर मॉडल वर्ब का कभी काम करता ही नहीं है। तो ये हर हाल में बोलिए क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। तो यहां पर बोलिए तो नीड ने बोलो क्या काम किया, मेन वर्ब का, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया, है ना। एक बार और क्लियर करेंगे। अच्छा, इसी में अगर हम लोग आई को हटा दें और आई को हटा के अगर हम लोग यहां पर लिख देते हैं ही, तो यहां पर याद रखिएगा ये नीड बन जाएगा, बोलिए क्या, नीड्स। यहां पर हम लोग लिखेंगे अ पेन। थोड़ा सा चीजों को समझिए। यहां पर देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग लिखते हैं आई गो, जब हम लोग बोलिए क्या लिखते हैं, आई गो, और जब हम लोग यहां पर, अब बताइए आई यहां पर सब्जेक्ट है और गो बोलो क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर है। यहां पर अगर हम आई को यहां पर हटा दें और आई को हटा के अगर ही कर दें तो बोलिए ये गो हमारा गोज में बदल जाता है ना। यानी कि याद रखिएगा, जो मेन वर्ब होता है वो अपने रूपों को बदल सकता है, जो मेन वर्ब होता है वो अपने रूपों को बदल सकता है। बोलो क्लियर है। तो नीड और डेयर अगर मेन वर्ब का काम करेगा तो नीड का नीड्स भी हो सकता है, डेयर का डेयर्स भी हो सकता है। बोलिए बात समझ में आया। लेकिन नीड और डेयर अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा, नीड और डेयर अगर मॉडल वर्ब का काम करेगा तो नीड और डेयर अपना रूप को कभी बदल नहीं सकता है। बात बोलिए पहले समझ में आया, क्योंकि कैन का कैंस कभी आप लोग सुने नहीं है, है ना। तो याद रखिएगा। चलो फिर से बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीड और डेयर जब मेन वर्ब का काम करता है, नीड और डेयर जब मेन वर्ब का काम करेगा तो नीड और डेयर अपना रूप को बदल सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। क्लियर यहां तक। लेकिन अगर नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम करेगा तो टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ये अपना रूप को कभी बदल नहीं सकता है, यानी कि नीड जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो बोलिए ये यहाँ पर मेन वर्ब है जिसके चलते सब्जेक्ट को मैंने बदला, तो ये भी अपना रूप को बदल दिया क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार वो बदल सकता है, और ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। बोलिए बात पहले क्लियर हुआ, बात समझ में आया। देखिए मेन हमारा क्या है, बात को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेन पता है क्या है, क्लियर करेंगे। मेन समझना है नेगेटिव को और बोलो किसको, इंटेरोगेटिव को, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ये कभी कभी मॉडल वर्ब भी होता है और कभी कभी क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है। तो हमें इसी को पहचानना है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग। तो नीड और डेयर को हम लोग को फाइनली पहचानना है नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर है। यहां पर याद रखिएगा कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि नेगेटिव और नीड और डेयर नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये मॉडल वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो हम लोग को पहचानना यही चीज है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नीड और डेयर कब काम करता है, मेन वर्ब का, और कब काम करता है मॉडल वर्ब का। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझिएगा। याद रखिएगा कि अगर नीड और डेयर का यूज अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हुआ है तो नीड और डेयर के पहले अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ हो, एक बात याद रखिएगा, अगर नीड और डेयर के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब अगर वो आता है तो वो डू डज डिड ही आएगा। इसके अलावे नीड और डेयर के पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ नहीं सकता है सिवाय डू डज डिड के। क्लियर। यहां पर अगर नीड और डेयर के पहले डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दिया हुआ है तो नीड और डेयर अपने आप में मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है।
दूसरा बात समझिएगा कि नीड और डेयर के पहले अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि अगर डू डज डिड दिया हुआ नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा कि नीड और डेयर बोलो यहां क्या काम करेगा, मेन वर्ब का। दूसरा बात, नीड और डेयर जब मेन वर्ब का काम करेगा तो वो अपने बाद टू प्लस वर्बल लेगा या फिर सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्लियर है यहां पर। लेकिन दूसरा बात याद रखिएगा कि नीड और डेयर जब मॉडल वर्ब का काम करता है तो उसे हर हाल में बोलिए क्या चाहिए, वर्बन चाहिए ही चाहिए। हर हाल में चाहिए मतलब हर हाल में चाहिए। बोलिए बात पहले मेरा समझ में आया। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं अगर लिखता हूं यू नीड नॉट टू गो, सबसे पहले आप लोग बताइए कि यह सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। यू नीड नॉट गो। देखिए अचानक अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं आई नीड नॉट टू गो तो यह सेंटेंस आप लोग को सही ही लगेगा। पता है क्यों? इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि नीड और डेयर को पहचानना जरूरी है। जब इसका यूज नेगेटिव में होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है तो पहचानना जरूरी हो जाता है कि यहां पर नीड और डियर मेन वर्ब का काम कर रहा है या मॉडल वर्ब का। क्लियर है यहां पर? बात को समझिए। अच्छा बताइए सेंटेंस में नॉट है ना, तो नॉट से हमें पता चला कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। बात पहले समझ में आया। और बात हम लोग यहां पर नेगेटिव का ही कर रहे हैं, इंटरोगेटिव का ही कर रहे हैं। बात हम लोग यहां पर भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव का ही कर रहे हैं। ध्यान से बात को समझिए। अच्छा बताइए इस सेंटेंस में नॉट है, बताइए है ना, तो ये नेगेटिव हुआ। अब यहां पर लिखा हुआ है नीड। बताइए नीड के पहले डू डज डिड दिया हुआ है क्या? तो मैंने बोला था कि नीड और डियर के पहले अगर डू डज डिड दिया हुआ नहीं रहे यानी कि नीड और डियर के पहले अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है तो यहाँ पर नीड और डियर अपने आप में क्या काम करता है, मॉडल वर्ब का। तो उसी तरह यहाँ पर ये जो नीड है वो काम किया, बोलिए किसका, मॉडल वर्ब का। बोलिए यहाँ पर पहले मेरा बात समझ में आया। और जब यहाँ पर नीड और डियर मॉडल वर्ब का काम किया तो नीड और डियर को अपने बात क्या चाहिए, ओनली वर्बन चाहिए, टू नहीं चाहिए, क्योंकि टू का जरूरत तब होता है जब वो मेन वर्ब का काम करता है। तो जब ये यहाँ पर मॉडल वर्ब है तो हमें यहाँ पर टू का जरूरत नहीं होगा। तो बोलिए सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, यू नीड नॉट को। बात समझ में आया। एक एग्जाम्पल और देखिए, बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं चलिए फिर से बोलिए सेंटेंस में नीड आया। जब नीड आता है तो नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, इसको पहले देखना होता है हम लोग को। नॉट लगा हुआ है तो इससे हमें यह पता चल गया कि यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। बोलिए बात पहले समझ में आया। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए नीड है, इस नीड को पहचानना है कि ये मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है, तभी जाके हम लोग क्लियर कर पाएंगे, वरना क्लियर नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है तो देखिए यहाँ पर नीड के पहले बोलिए क्या लगा हुआ है, डू लगा हुआ है ना। नीड के पहले बोलिए डू है ना। तो नीड के पहले अगर हमें डू डज डिड अगर दिख जाता है तो बोलिए नीड और डियर क्या काम करता है, मेन वर्ब का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर बोलिए नीड ने क्या काम किया, मेन वर्ब का काम किया। तो जब यहाँ पर नीड हमारा मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद हमें टू प्लस वर्बन चाहिए, डायरेक्ट हमें वर्बन नहीं चाहिए, टू के साथ वर्बन चाहिए। तो यहाँ पर बताइए ये जो वर्बन है इसके पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टू भी लिखना पड़ेगा। यानी कि सेंटेंस हमारा बनेगा यू डू नॉट नीड टू गो। बात बोलिए आप समझ में आया। तो नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में पहचानना बिल्कुल होता है। इस डू से, डज से और डिड से ही चीजों को आपको पहचान लेना है। एक एग्जांपल और देखिए, थोड़ा समझिए चीजों को, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं नीड यू टू गो, नीड यू टू गो। अब बताइए इस सेंटेंस में भी हम लोगों ने यहां पर नीड लिखा, बोलिए क्लियर है ना, नीड है यहां पर। अब बताइए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला कि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। थोड़ा पहचान के बताइए कि ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। थोड़ा देखिए तो ध्यान से, क्या लग रहा है, सही है? बोलिए सही लग रहा है। देखिए कुछ नहीं है, अगर नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नीड और डियर अगर आता है तो बस हमें डू डज और डिड से ही पहचानना है। क्लियर है ना। बताइए तो यहाँ पर नीड के पहले बोलिए डू डज डिड कुछ भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो नीड और डियर के पहले अगर डू डज डिड कुछ भी नहीं रहता है तो ये यहाँ पर मॉडल वर्ब है, यानी कि ये यहाँ पर काम किया मॉडल वर्ब का। उसी से तो पहचान लेंगे अब हम लोग।
तो जब यहाँ पर ये मॉडल वर्ब का काम किया तो उससे अपने बाद सीधे सीधे वर्बन चाहिए, सीधे सीधे बोलिए क्या चाहिए, वर्बन चाहिए, हमें टू नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ वो वर्बन लेता है। बोलिए बात पहले समझ में आया। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं देखिए सेंटेंस में नीड आया, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। बोलिए तो आप सही है कि गलत है, सही है या गलत है बताइए। नीड है ना, नीड के पहले देखिए बोलो क्या लगा हुआ है, डू। जब नीड के पहले कहीं पर भी देख लीजिएगा अगर डू डज डिड आ गया तो ये यहां पर मेन वर्ब बन जाता है। बोलिए क्या बन जाता है, मेन वर्ब, है ना। बोलिए तो नीड और डियर के पहले अगर डू डज डिड दिखता है तो ये क्या बनता है, मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब दिखे वर्ब बन जाएगा नीड और डियर तो ये अपने बात क्या लेता है, टू प्लस वर्बन। लिया भी है टू प्लस वर्बन, यानी कि ये सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, ये हमारा सही है। बस इसी से तो पहचानना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी टू को गायब कर देगा और जहां टू नहीं आना चाहिए वहां जबरदस्ती टू डाल भी दिया जाता है। बोलो क्लियर है यहाँ पर। चलिए इसको नोट कीजिए और आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। बाकी का चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए सब कोई। आज भर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए आज ये हमारा सेंटेंस पार्ट 2 खत्म हुआ, तो सेंटेंस पार्ट 1 में सेंटेंस पार्ट 1 और सेंटेंस पार्ट 2 ये दोनों ही वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। ये 2 वीडियो को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सारा बेसिक्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज भर इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट क्लास सी यू अगेन, बाय बाय।